हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो एल क्या है, इसके अंदर इंडक्टेंस है, सी क्या है कैपेसिटर है, और आर क्या है रेजिस्टेंस है। इंडक्टर का क्या काम है, कैपेसिटर का क्या काम है, और रेजिस्टेंस का काम तो आपको पता ही है क्या होता है। हर एक चीज के अंदर, हर एक वायर के अंदर, हर एक मेटल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसमें करंट जो है हमेशा फ्लो होता रहेगा। अगर एक बार हम सप्लाई लगा दे तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो एल जो है वो क्या काम करता है, इंडक्टेंस जो है एक कोयल होती है, वायर बनी होती है, करंट कैरिंग कोयल। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर जो है। ठीक है, जैसे हमने वाइंडिंग देखी होगी ना, मोटर के अंदर लगी होती है, तो वो यही है इंडक्टर है। कैपेसिटर क्या होता है भाई, कैपेसिटर भी आपने पंखे के अंदर देखा होगा, एक सेल टाइप में, कंडेंसर भी बोलते हैं जिसको। ये भी क्या करता है, चार्ज और एनर्जी दोनों को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का काम एनर्जी स्टोरेज के रूप में होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस आप। अब इसके अंदर हम निकालेंगे 3 चीज़ें निकालेंगे। क्या क्या चीज़ें निकालेंगे हम, इम्पीडेंस, रेजोनेंस कंडीशन एंड पावर, एवरेज पावर। तो तीनों ये फैक्टर जो अगर आते हैं एक साथ तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बनता है, इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो एक चीज़ हमने ये पढ़ा है कि फेज के बारे में, फेजर डायग्राम मैं बनाऊं ज़रा इसका। तो देखो अगर ओनली रेजिस्टेंस होता तो जिस साइड में करंट, जिस फेज से एंगल जा रहा है, करंट जा रहा है, उसी फेज से जो है पोटेंशियल भी जाता है, वोल्टेज भी जाती, एएमएफ भी जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों को एक ही फेज में कर दिया। ठीक है, ये फेज का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी ही की फॉर्म में ये रहेगा। अब इंडक्टर जो है उसके आक्रोश जो है वोल्टेज आगे चलती है कितने एंगल से, π/2 एंगल से विद रिस्पेक्ट टू करंट। अब इसको भूल जाना है, हमें सिर्फ इंडक्टर का लेना है। तो करंट से आगे चलेगा वोल्टेज इंडक्टर के केस में। ठीक है, मैं तीनों का एक ही साथ बना रहा हूँ और तीनों का फिर कंबाइंड फॉर्म में हम निकालेंगे। ठीक है, कैपेसिटर जो है उसके आक्रोश जो वोल्टेज होती है वो पीछे चलती है करंट से, कितने एंगल से, π/2 फेज डिफरेंस से। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या फिर ईएमएफ एंड करंट फॉर ओनली एलसीआर, ओनली इंडक्टर सर्किट या ओनली कैपेसिटर सर्किट या फिर ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। तो रेजिस्टेंस के वाले में तो 0 है, इन दोनों के बीच में π/2 एंगल है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसके अंदर एक चीज़ अप्रोक्सीमेट ये मान लो कि वोल्टेज आक्रोश जो है इंडक्टर ज़्यादा है या फिर कैपेसिटर की, या फिर इसको ज़्यादा मान लेना, कोई भी चीज़ एक मान लेना आप अपनी मर्जी से। ठीक है, इधर वोल्टेज ज़्यादा है, अब तीनों का एक ही कम्बिनेशन में कर रहा हूँ तो इसमें करंट को भूल जाना अब। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज लेनी है हमें। अब देखो जो इंडक्टर के आक्रोश मैंने वोल्टेज ज़्यादा ले ली एज कंपेयर टू कैपेसिटर के आक्रोश, तो इधर वोल्टेज ज़्यादा है इधर कम है, तो नेट इफेक्टिव जो वोल्टेज होगी इन दोनों की रिजल्टेंट जो होगी वो इधर ही होगी, VL माइनस VC। ठीक है, अब दो ये वेक्टर फॉर्म में है अगर कोई चीज़ें, और एक दोनों π/2 एंगल से हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है उनके बीच में ही आता है, उनके बीच में रिजल्टेंट ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगी ये इसके बराबर होगी, V के बराबर। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ इसका और इसका रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं हम, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2। जैसे दो वेक्टर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उनके बीच में रिजल्टेंट जो हम कैसे निकालते हैं, कोस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। सिमिलरली सेम फॉर्म में इसको भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। तो सेम ये प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो किया है। एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोस वाला फैक्टर जो है इसके अंदर नहीं आएगा, कोस 90 जो है 0 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो इसमें करंट जो है एक ही करंट फ्लो होगा, लेट से मैंने करंट मान लिया I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा, I मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे जड़ क्या है, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट।
इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, आई टाइम्स आर, है ना, तो आई टाइम्स आर कर दो, आई टाइम्स आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, आई टाइम्स मल्टीप्लाई बाई इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल। एक्सएल क्या होता है हमारे पास, एल टाइम्स ओमेगा, और एक्सी क्या होता है, 1 में सी ओमेगा। ये तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो आई स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है ना, बाहर जाके अंडर रूट से आई बनेगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई से आई कैंसिल करोगे तो इम्पीडेंस मेरे पास आ गया ये एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस आ गया मेरे पास। एक चीज़ तो ये निकाल दिया हमने, इम्पीडेंस निकाल दिया, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए तुम्हें, एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर डीसी सप्लाई के लिए ओमेगा जो है 0 होता है, तो इंडक्टर जो है कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, तो इसके अंदर से जो भी वोल्टेज जाएगी वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस की जाएगा, विदाउट एनी रेजिस्टेंस का करंट इसमें फ्लो होगा। कैपेसिटर के अंदर जो है ओमेगा अगर 0 होगा डीसी सप्लाई के लिए, तो ये वाला फैक्टर इनफाइनाइट हो जाता है, तो कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है, आगे जाने नहीं देगा करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे एसी सप्लाई है, ये बात ध्यान रखनी है, जिसके अंदर एसी सप्लाई का मतलब जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हो, जो चेंज होता हो एम्पलीट्यूड जिसका विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। तो ये फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं अब इसमें रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। तो रेजोनेंस क्या होता है, देखो इसमें अगर इम्पीडेंस आ गया मेरे पास तो वोल्टेज क्या होगी, ये आई टाइम्स में जेड, है ना, यहाँ तक सही है। तो करंट क्या होगा मेरे पास, वी बाई जेड। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम करंट जब इम्पीडेंस क्या हो मेरे पास, मिनिमम, है ना। अब मिनिमम इम्पीडेंस कब होगा, इसको मैक्सिमम करंट लिखो। मिनिमम इम्पीडेंस कब होगा, जब ये वाला फैक्टर जो है 0 हो जाए मेरे पास, है ना। जेड मिनिमम कितना होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बन गया, वेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब रेजोनेंस की कंडीशन जो है इजीली हो जाएगी अपने पास से। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ए कंडीशन एट विच मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द एलसीआर सर्किट, मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द एलसीआर सर्किट। यहाँ तक सही है। तो मैक्सिमम करंट कहाँ पे फ्लो होता है भाई, हमें पता लग गया ये कहाँ पे, जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम हो, और मिनिमम हो जब क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो यहाँ से लिखो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये है रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। तो एक्सएल की वैल्यू पुट करो यहाँ पे एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू पुट करो 1/c ओमेगा, ओमेगा को इधर लेके जाओ ओमेगा स्क्वायर 1/LC। तो यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं कितनी आएगी, और उसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा क्या होगा, और ओमेगा जो होता है 2 पाई इंटू में म्यू होता है, तो म्यू के कितना होगा भाई 1/2πLC। ये आ गई हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है इम्पीडेंस इस सर्किट का वो होगा मिनिमम, मतलब करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होगा। ये फ्रीक्वेंसी इस एसी सोर्स की है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एल और सी की वैल्यू अगर पता हो तो हमें। तो सीधे फॉर्मूला बेस 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, और आपको ये तीनों चीज़ें दे देंगे। इसका कोई काम नहीं है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेम बस इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर कैपेसिटर की यूनिट फैराड लेनी है, इंडक्टर की यूनिट हेनरी लेनी है। अगर मिली हेनरी में है तो उसको हेनरी में कन्वर्ट करो, और माइक्रो फैराड है तो उसको फैराड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर हो गया
अब देखो एक चीज़ और निकाल देता हूँ इसमें मैं, इसमें ये निकाल देते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखो करंट मेरे पास इधर ही था और वोल्टेज बन गई ये, तो फेज डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर टेंजेंट फाइव, मैं टेंजेंट इसमें ड्रॉ कर दूँ एक, तो टेन फाइव जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख लो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजोनेंस हमारे पास हो गया, तो टेन फाइव जो है किसके बराबर होगा, टेन फाइव परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वी एल माइनस वी सी, बेस क्या है मेरे पास, वी आर, वोल्टेज वाला लेना, करंट नहीं लेना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब वी एल को सेम वही आई इंटू एक्सएल ले सकता हूँ मैं, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा नीचे, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर, तो ये आ गया मेरे पास फेज डिफरेंस। फाइव हम निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस के ऊपर जो है एट रेजोनेंस फाइव कितना होगा भाई मेरे पास, एक्सएल और एक्स सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला फैक्टर जो है जीरो हो जाएगा, और टेन फाइव इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फाइव कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो है वोल्टेज और करंट जो है वो सेम विदाउट एनी फेज डिफरेंस फ्लो करेंगे, ठीक है, विदाउट नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, तो आगे इसमें चलो, अब देखो इसका फॉर्मूला अब आप बनता है कि वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, वोल्टेज जो बनेगी अब क्या बनेगी, वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, और करंट मेरे पास बनेगा आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज आगे चल रही है ना, कितने एंगल से, फाइव एंगल से, और करंट जो है वो पीछे चल रहा है, ठीक है, फाइव एंगल से। तो ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब इस वैल्यू का यूज करते हुए हमें निकालनी है अब पावर, तो पावर निकालो, पहले पावर निकालते हैं फिर एवरेज पावर निकालेंगे हम। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिमिलरली वोल्टेज एंड करंट, है ना, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, नाइन्थ में तो नहीं, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो पावर जो होगी वो किसके बराबर होगी, पावर डिलीवर्ड बाय एलसीआर सर्किट, वो किसके बराबर होगी फिर, V इंटू में I, और V की वैल्यू पुट करो, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, वी नोट साइन ओमेगा टी कोस ऑफ फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। V की वैल्यू तो ये होगी, करंट की वैल्यू और पुट करो, आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें। तो वी नोट आई नोट को तो बाहर रख लो आप, बाकी जो फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस ऑफ फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर जो है ये है और ये वाला फैक्टर है। अब इसको देख क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इंटू में कोस, साइन है कोस है, क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा जो है क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा ये होता है, तो साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड कर देना, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको, तो आगे चलो इसमें अब निकालनी है, देखो एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कितनी होगी, देखो साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है, साइन स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है मेरा, ऊपर ही बनेगा नीचे नहीं आएगा इसके अंदर। अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी भाई, हाफ आएगी, बीच के अंदर आएगी, है ना। तो इसको भी ड्राइव भी आप कर सकते हो, अभी मैं मेथड बताऊंगा कैसे ड्राइव करना है इसको। अभी तो इसके अंदर लिख दो सीधा, मैं लिख रहा हूँ वी नोट आई नोट मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ कोस ऑफ फाइव, और साइन की देखो ग्राफ आता है हमारे पास, ये साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे साइन 3 ओमेगा टी हो, ग्राफ यही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू कहाँ पे होगी, देखो माइनस और प्लस दोनों में है, तो एवरेज वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0 पे आएगी, तो 0 इसकी एवरेज वैल्यू होगी, तो 0 साइन ऑफ 5, ठीक है। तो ये तो फैक्टर 0 ही हो गया मेरे पास, और ये बच गया बस वी नोट आई नोट बाई 2 कोस ऑफ 5। अब इससे 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट इंटू में अंडर रूट 2, तो वी नोट बाई रूट 2 क्या बनेगा मेरे पास, मैक्सिमम वोल्टेज बाई रूट 2 वी आर एम एस,
और सिमिलरली ये IRMS cos ऑफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो ये मेरा पास फैक्टर आ गया एवरेज पावर का। देखो किसी भी फंक्शन की जो है एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, फंक्शन की कोई भी फंक्शन है एक्स डिपेंडेंट है मान लिया, तो एफ डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। जैसे हमने करंट का आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही इसका भी कैलकुलेट करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, एक साइन 2 ओमेगा टी की आप अपने आप कर लेना। तो इसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से टाइम पीरियड टी ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई डी टी का करो 0 से टी तक। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको कोस के टर्म्स में लिखेंगे। कोस 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बनेगा मेरे पास 1 - कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पे पुट करोगे आप उसकी वैल्यू और इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा 1/2 और 1 का बनेगा टी और इसका बनेगा कोस का क्या बनता है भाई साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और इसमें लिमिट पुट करो 0 से टी, और नीचे जो है फैक्टर कितना आएगा, सिंपल टी आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, लिमिट पुट करोगे आप इसको तो टी माइनस में साइन 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू बताओ जरा मेरे को कितनी आएगी। साइन 2 ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई, साइन एन पाई जो है 0 होता है तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब 0 पुट करेंगे तो टी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो भी 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया निकल के, और इधर नीचे है टी, तो ऊपर जो फैक्टर बच गया t/2 और नीचे टी, तो टी से टी कैंसिल, बच गया फैक्टर सिर्फ हाफ। तो जैसे मैंने साइन स्क्वायर का बताया था कि भाई एवरेज वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर दी। सिमिलरली आप साइन 2 ओमेगा टी का जो है इंटीग्रेशन एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 2 ओमेगा टी का, इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो आप, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन सीधा सीधा ही हो जाता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस, है ना, तो यहाँ पे लिखो माइनस ऑफ कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और 0 से कैपिटल टी तक, और नीचे क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप तो 1 बाई ये इसको 2 ओमेगा को बाहर ले लो आप 2 ओमेगा टी, तो ये बनेगा, इसमें कैपिटल टी पुट करो, कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस कोस ऑफ 0। अब 2 ओमेगा टी कितना होता है भाई, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2 इंटू में 2 पाई बाई टी इंटू में टी, तो ये बन गया 4 पाई, और कोस ऑफ एन पाई जो है होता है -1 की पावर n, तो 4 पाई होगा, तो 4 पावर लेंगे तो -1 की पावर 4 जो है 1 आएगा, 1 माइनस में इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 0, 1 - 1 0। तो साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0, जो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी थी वही वैल्यू आ गई। तो ये मेरा LCR सर्किट का पूरा जो सिस्टम था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, और इम्पीडेंस और पावर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद सीरीज LCR सर्किट, तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और प्लस में 3 नंबर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।